नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। केंद्र की भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में भाजपा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए भाजपा नेता नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को कुल 1888 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके तहत 1780 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 50,000 PPE किट, 1 लाख N95 मास्क और 2 लाख ट्रिपल लेयर मास्क, 3,71,15,000 रुपए की अतिरिक्त राशि सरकार की मांग के अनुसार दी जा चुकी है। फिर भी प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की आलोचना में लगी हुई है। प्रदेश सरकार की ओर से यह कहना गलत है कि कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार ने बड़ी राहत राजस्थान को नहीं दी। इसके अलावा बेहतर प्रबंधन के लिए, श्रमिकों के लिए, प्रवासियों के लिए जो मिशन चलाया गया था उसमें भी केंद्र ने पूरी सहायता की। अभिषेक मटोरिया ने कहा कि कई दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि कोई एक पार्टी की बहुमत की सरकार लगातार दूसरी बार केंद्र में स्थापित हुई है। मोदी सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष बीतने के बाद 5 साल पहले की गतिविधियों में वर्तमान 1 वर्ष में अनेकों ऐसे पारदर्शी, ईमानदारी, मेहनत और जज्बे से किए गए विकास कार्य आज भारत ही नहीं विश्व के बीच सराहना का मुद्दा बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता व अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा धारा 370 और 35A हटाना, 3 तलाक के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुस्लिम समाज की महिलाओं को मान सम्मान दिलवाना, यह मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय के ही निर्णय के बाद श्री राम मंदिर भूमि निर्माण ट्रस्ट बनाया गया है। अब अतिशीघ्र ही लाखों करोड़ों भारतीयों की भावनाओं के अनुरूप राम मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ होगा। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 भी पास किया। बहुत सारे लोगों ने इसका दुष्प्रचार किया, इसके बारे में गलत तथ्य पेश किए। यह नागरिक संशोधन कानून किसी की नागरिक छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने का अधिकार है, जो कि अब पास हो चुका है। इसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर की मांग, जो न सिर्फ सिख समुदाय बल्कि कई अन्य लोगों की ओर से लंबे समय से की जा रही थी, वह भी पूरी हुई है। पाकिस्तान में गुरुद्वारा तक जाना व माथा टेक कर वापस आना करतारपुर गलियारे के माध्यम से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से लंबे समय से की जा रही मांग के अनुरूप चीफ ऑफ डिफेंस के पद का भी गठन किया गया है। अब एयरफोर्स, नेवी व आर्मी में बेहतर समन्वय स्थापित हो पाएगा। नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने बताया कि किसानों की दृष्टि से बात करें तो बीते 1 वर्ष में पीएम सम्मान निधि योजना के माध्यम से करीब 9.5 करोड़ किसानों को 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक जमा की जा चुकी है। यह अब तक की सर्वाधिक राशि है। इस योजना के नाम के अनुरूप किसानों का निश्चित रूप से ही केंद्र सरकार की ओर से सम्मान किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कोविड-19 से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया। वह एशिया ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज है। यह आर्थिक पैकेज भारत के 10% GDP को कवर करता है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि कोविड-19 के प्रबंधन देखरेख में इससे बड़ा राहत पैकेज इन परिस्थितियों में नहीं आ सकता। यह पैकेज अपने आप में बहुत बड़ी राहत पहुँचाने का कार्य करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जसप्रीत JP, मोहन चंगोई, जुगल किशोर गौड़ सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। 596 करोड़ रुपए, तो आप मान के चले भी कितना इसमें किसानों का ध्यान रखा गया। पीएम किसान निधि की आंकड़े में आपको दूंगा। 1200 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता से 60,89,626 किसान राजस्थान में लाभान्वित हुए। मैं आपको राजस्थान के आंकड़े दे रहा हूं। और 63,92,482 गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अब तक राजस्थान में दिए जा चुके हैं। पहले मैंने आपको केंद्र की बताई थी, ये राजस्थान की। और कि कोई एक पार्टी की बहुमत की सरकार निरंतर दूसरी बार केंद्र में स्थापित हुई है। मोदी सरकार का 2.0 का जो कार्यकाल है उसका 1 वर्ष बीतने के उपरांत 5 साल के पहले की उपलब्धियां और वर्तमान 1 साल में अनेकों ऐसे पारदर्शी, ईमानदारी, मेहनत और जज्बे से किए गए विकास कार्य आज भारत की पूरे विश्व के बीच में सराहना का एक मुद्दा बना है। अगर मैं शुरुआत करूं तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा धारा 370 और 35A हटाना, ट्रिपल तलाक के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुस्लिम महिलाओं को जो मान सम्मान और जो रिलीफ मिला है वो मोदी सरकार के ही साल की उपलब्धि के रूप में गिना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के ही निर्णय के बाद श्री राम मंदिर भूमि निर्माण ट्रस्ट बनाकर लाखों करोड़ों भारतीयों की भावनाओं के अनुरूप राम मंदिर निर्माण भी अब अतिशीघ्र। इसी कड़ी में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 भी मोदी सरकार ने पास किया। बहुत सारे लोगों ने इसका दुष्प्रचार किया, इसके बारे में गलत तथ्य पेश किए।
यह नागरिक संशोधन कानून किसी की नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का कानून था, जो कि अब पास हो चुका है। उसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर, लंबे समय से इसकी मांग न केवल सिख समुदाय, बहुत सारे अन्य व्यक्ति भी कर रहे थे, वो पूरी हुई। अब पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारे तक जाना और वहां पर मत्था टेकना और वापस आना करतारपुर गलियारे के माध्यम से संभव हो पाएगा। रक्षा की दृष्टि से और रक्षा ढांचा को मजबूत करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस के पद का जो बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, उसका भी गठन किया जा चुका है। अब बेहतर समन्वय तीनों में, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, इस CDPS पद के बाद निश्चित रूप से बेहतर समन्वय के रूप में वो देखा जाएगा। किसानों की दृष्टि से हम बात करें तो बीते एक वर्ष में PM सम्मान निधि योजना के माध्यम से लगभग 9.5 करोड़ किसानों को 72,000 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि अब तक एक वर्ष में जमा की जा चुकी है। अब तक की सर्वाधिक राशि है और किसानों का निश्चित रूप से, जैसे कि योजना का नाम है PM किसान सम्मान निधि, सम्मान किया गया है। 15 करोड़ ग्रामीण लोगों को घर घर जल उपलब्ध कराने के लिए नल से जल एक मिशन शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक ग्रामीण वासी को, जो मैंने टारगेट बताया आपको, 15 करोड़ से ऊपर ग्रामीण घर इसमें कवर होंगे, उनको घर घर नल से जल के माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध हो पाएगा। बैंकिंग व्यवस्था सुचारू हो सके, जैसे कि पूर्ववर्ती हमारी सरकार में आपने देखा होगा पिछले कार्यकाल में कि काफी हद तक अर्थव्यवस्था को ठीक करने का काम किया गया था। उसी दृष्टि में 10 बड़े बैंकों को 4 बैंकों में विलय करके और अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने का काम पिछले 2 महीने पहले आपने देखा होगा कि 4 बैंकों में उनका विलय हुआ है, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा और बेहतर होगी। प्रशासन की ओर से रेहड़ियां ठेले हटवाने के विरोध में मंगलवार को जंक्शन में रेहड़ी संचालकों ने सड़क पर सब्जी से भरी रेहड़ियां उल्टाकर प्रदर्शन किया। बाजार में फल सब्जी की रेहड़ी लगाकर अपना व अपने परिवार का गुजर बसर करने वाले रेहड़ी संचालक प्रशासन की ओर से रेहड़ियां हटवाने से मंगलवार को इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने विरोध में सड़क पर सब्जी से भरी रेहड़ियां पलट दी। साथ ही प्रशासन को आगाह किया कि यह सांकेतिक विरोध है, अगर उन्हें रेहड़ियां लगाने की स्वीकृति नहीं दी गई तो वे प्रशासन के रवैये के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। जानकारी के अनुसार पिछले 2-3 दिनों से नगर परिषद व यातायात पुलिस की ओर से जंक्शन में भगत सिंह चौक से बस स्टैंड रोड पर सब्जी फल की रेहड़ियां लगाने वाले लोगों को वहाँ रेहड़ियां न लगाने की बात कही जा रही थी। इसके खिलाफ मंगलवार को रेहड़ी संचालक आक्रोशित हो गए और उन्होंने भगत सिंह चौक पर आकर सब्जी से भरी रेहड़ियां सड़क पर पलटा दी। इस दौरान रेहड़ी संचालकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अत्याचार करने का आरोप लगाया। विरोध दर्ज करवा रहे रेहड़ी संचालकों का कहना था कि कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने बहुत संघर्ष किया। जिला प्रशासन की ओर से शहर में लॉकडाउन व कर्फ्यू के दौरान रेहड़ी संचालकों की फल सब्जी वितरण के लिए अलग अलग क्षेत्र में ड्यूटियां लगाई गई। तब उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लॉकडाउन के दौरान व्यवस्था बनाने में सहयोग किया, लेकिन अब प्रशासन उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है। पहले उन्हें सब्जी मंडी से हटा दिया गया, फिर रेलवे स्टेशन रोड पर रेहड़ियां लगाने से रोक दिया गया। अब एकमात्र बस स्टैंड रोड ही बची थी जहां वे सब्जी व फलों की रेहड़ियां लगा रहे थे, लेकिन अब बस स्टैंड रोड पर भी रेहड़ियां नहीं लगाने दी जा रही। रेहड़ी संचालकों का कहना था कि जैसे ही रात के 8 बजते हैं पुलिस कर्मचारी आकर उन्हें डंडे मारकर वहां से भगा देते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन के इस रवैये की वजह से रेहड़ी संचालकों को अपने परिवार का गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। समस्या जी ये जो रेहड़ी वाले की तरफ से समस्या हो रही है, कोरोना की जो महामारी बीमारी आई थी उस दौरान संघर्ष तो हमने भी किया था बाजार के अंदर कि हमें भी इलाके दिए गए थे कि आपको पुंजा पहुंचना है, आपको नई मंडी पहुंचना है, तो हम रेहड़ी में माल डाल के प्रशासन के साथ चले थे और हम वहाँ पहुँचे थे। तो बाजार के अंदर क्या है कि हमें मंडी से उखाड़ के फेंक दिया गया है और जो बाजार में रेहड़ी लगती है वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया है। अब एक ही मुद्दा बचा जो हमारा बस स्टैंड रोड है, वहाँ पे रेहड़ी लगती थी, तो जो उस दौरान रेहड़ी लगती थी वहाँ से भी हटा दी गई है। अब हमारे तो अब आइडिया बैंक के पास लगती है, वहाँ भी प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कहते यहाँ भी नहीं लगेगी। तो हमारे जो चूल्हे हैं वो कैसे जलेंगे? हम प्रशासन को सिर्फ शांति प्रभाव से बताना चाहते हैं कि सब रेहड़ी वाले एक हैं और जो आज हमने किया ये जो छोटा सा काम किया है, यदि आज हमारी सुनवाई नहीं गई तो हम शुक्रवार को फिर से धरने में बैठे। आज जो हमारा नुकसान हुआ आपके सामने, जो हमारे माल नहीं बिक रहे हैं, हम 24 घंटे गली में खड़े रहते हैं, रात को 7-8 बजे प्रशासन मतलब डंडे लेके आ जाता है और डंडे मारता है, मारपीट करता है। जो रेहड़ी वाले के साथ अत्याचार हो रहा है इस समय, उसी पे हमने कलेक्टर साहब को हल्का सा निवेदन किया इस प्रशासन के द्वारा कि हमारे साथ कुछ हो या नहीं, मतलब कि जो गलत काम हो रहा है बिल्कुल भी हमारे जो हमें जो रेहड़ियाँ लगती है, आज हम पेट पाल रहे हैं अपना। जो महामारी आई थी उसके अंदर डॉक्टरों को
जो मिल रहा है पुरस्कार भी तो लड़े हैं, हम नहीं लड़े। महामारी के दौरान हमने भी तो लड़ियाँ लगाई है, हमें भी तो काम दिया गया था कि आपको आपको कुंजा सब्जी देनी है, आपको वहाँ सब्जी देनी है, हम भी तो लड़े हैं उसके अंदर। तो हमारी क्यों नहीं सुनवाई हो रही है आज? ये कदम ये है कि प्रशासन से छोटी सी अपील की गई है, ये इस अपील के द्वारा हमारी सुनवाई होती है तो ठीक है, वरना हम शुक्रवार को धरना देंगे। साहब सुबह में सर सुबह निकला था 10 बजे, 10 बजे से निकले थे, गली में बैठा रहा था 1 बजे, 1 बजे से निकला। मैंने सर से गया था मैं एक बार लगा दूँ रोड पे एक बोनी बट्टा हो जाए, बोला नहीं लगेगी रेडी नहीं लगने के बाद में 6 बजे आया था। मैंने सिर्फ एक ग्राहक को मैं बोनी करी थी, उसने आके मेरा डंडे मारा है और 80 रुपये बटने हैं। सारे दिन मैं बिस्कुट ही रेडी लगाता हूँ। मैंने किया था कि आज चाहो तो वे अपने घर ले जाओ, मैं अपने घर नहीं ले जाऊँगा, आप ही बच्चे खा लेंगे, मेरे बच्चे भूखे मर जाएं, क्या करें। गोमांस पकाकर खाने के आरोप में ग्रामीणों द्वारा प्रौढ़ की पिटाई के मामले में घायल प्रौढ़ की रिपोर्ट पर टाउन पुलिस द्वारा परस्पर मामला दर्ज करने का विरोध जताते हुए ग्रामीण टाउन थाना प्रभारी से मिले तथा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। गोमांस पकाकर खाने व बेचने के शक में ग्रामीणों की ओर से की गई पिटाई में घायल हुए प्रौढ़ की रिपोर्ट पर टाउन पुलिस की ओर से परस्पर मामला दर्ज करने का ग्रामीणों व गो भक्तों ने विरोध किया है। मंगलवार को इस संदर्भ में गो भक्तों व ग्रामीणों की टाउन में चिल्ड्रन स्कूल के पास स्थित गौशाला में बैठक हुई। बैठक के बाद टाउन थाना प्रभारी रमेश माचरा से मुलाकात कर ग्रामीणों ने आरोपी की ओर से दर्ज करवाया गया परस्पर मामला वापस लेने व गोमांस पकाने व बेचने के मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की। गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह के जथेदार बाबा बलकार सिंह, पूर्व पार्षद देवेंद्र पारिक, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के जिला संयोजक आशीष पारिक तथा सरपंच प्रतिनिधि हरदीप सिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी से मिले ग्रामीणों ने इस बात को लेकर रोष जताया कि गो हत्या कर गोमांस पकाने व बेचने जैसे गंभीर मामले के आरोपी की रिपोर्ट पर पुलिस ने गो भक्तों के खिलाफ परस्पर मामला दर्ज कर लिया। इससे आरोपियों को आसानी से बच निकलने का मौका मिलेगा। ग्रामीणों ने गो भक्तों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लेने के साथ ही गो हत्या कर मांस पकाने व बेचने के मामले के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। ग्रामीणों का कहना था कि अगर उनकी मांग अनुसार कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस संदर्भ में जिला पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे। इस पर थाना प्रभारी रमेश माचरा ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है, शीघ्र ही उचित कार्रवाई की जाएगी। के हत्यारों को सजा हो, गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो। भारत वाली सेवा में साथ मौके रहे वो कोई जात धर्म को हिंदू ना जात को हिंदू माड़ा बंद हो और माड़ो के हर जाति में संत में धर्म में सारी जगह माड़ा आदमी जो सारी जगह वापस सारा करना और बुराई को तो विरोध करे। मैं तो सरपंच साहब बधाई का पात्र है, तो वो है जिम्मेदारी निभाई है और पूरे गांव ने राजनीतिक देखो कोई इतने सारे विचारधारा मिला विचारधारा सारी बातें छोड़ के कि किसी पार्टी में जुड़ेगा हो के विचारधारा पर सारी छोड़ के और मैं को भी जगह हर गांव का सरपंच का जगह उम्मीदवार वरना भी मैं तो निवेदन करूँ मेरी तरफ से देश सारा मिल के और बड़ो दिल करके कहो भाई मेरे भाई का साका। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਰਾਮਸਰੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਮਾਰੀ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਰ ਆਮ ਜਨ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਗਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਸਪੀ ਤੱਕ, ਕਲੈਕਟਰ ਤੱਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਆ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਲੈਕਟਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ। ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੂਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਬੁਰਿਆ ਬਣਨ ਦੀ। ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਾਇਆ। तकरीबन 1-2 दिन पहले की बात है, मेरी डाणी के पास में एक बावरियाँ डाणी है, फिरनी पे मेरा खेत लगता है। वहाँ पे मेरा छोटा भाई नरवैर सिंह वो खेत गेड़ा मारने के लिए गया सुबह सुबह, तो वहाँ पे एक कोई मांस का टुकड़ा पड़ा था। तो वहाँ पे 8-10 लोग पहले भी इकट्ठा ही थे क्योंकि फिरनी लगती है हमारे खेत में। तो वो 8-10 लोग बोल रहे हैं भी सरदार जी गोपी राम के घर से बदबू आ रही है बहुत गंदी और आप इससे पूछो बात क्या है। गोपी राम से भाई ने पूछा भी क्या बात है, तो वो कह रहा भी मैंने मीट बनाया है। और वो बोला भी मीट तो ठीक है लोग मांस खाते हैं पर तेरी तरह थोड़ी है कोई, आपके घर में इतनी बदबू क्यों आ रही है। वो लठ लेके मेरे भाई की तरफ बढ़ा है।
थोड़ा सा छीना झपटी हुई तो लोगों ने उनको बीच बचाव में पड़ के और उसको छुड़वा दिया। बाहर में छूट के वो गांव की तरफ निकल पड़ता है। तो मेरे पास एक लड़का गया है, वो जा कहता भी सरपंच साहब आपका छोटा भाई है, वो गोपीराम उसके साथ लड़ाई कर रहा है और उसने गाय को काट दिया, ये बोला मेरे को जाके। तो मैं जी फटाफट वहीं से सुबह का टाइम था, मैं निकला तो गोपीराम आगे से वो आ ही रहा था, इधर से मैं जा रहा उधर से वो आ रहा था। तो वो मेरे पास में उसके पास लठ था और वो भी मेरे पास बढ़ा। तो गांव के लोग जो पीछे भीड़ थी ना, वो जो खड़ी थी वो भी मेरे पास में आ गई। उन्होंने बीच बचाव में छुटकारा कराया और भीड़ ने उसको मारा पीटा भी है। SC/ST का और 2341 का मेरे को सूचना मिली अखबार की तरफ से। अखबार पे न्यूज वर्कर है, वो अखबार से मेरे को पता चला, व्हाट्सएप आया हुआ है। तो इन्होंने 2341 और ये SC/ST का मेरे पे मुकदमा की, मेरे भाई पे, मेरे पे और एक लड़का और है मेरे साथ उस पे। अगर ये मुकदमे हमारे मुकदमे की बात कोई बात नहीं, मुकदमा कानून वालों ने कानून का काम करना है वो बात अलग है। पर अगर ये होता रहा तो ये जो नरबख्शी लोग हैं इनको बढ़ावा मिलेगा। और मैं तो यही आशा करता हूँ जो कानून वाले हैं वो हमारी मदद करें और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। ये सारे भाई बंधु मेरे साथ में हैं। अगर हमारे पे मुकदमा रहेगा तो हम आंदोलन भी करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे, जो भी हुआ वो हम करने के लिए तैयार हैं। पर्यावरण प्रेमियों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप जंक्शन में कथित रूप से हो रही वृक्षों की कटाई रुकवाने की मांग की है। जंक्शन में जगह जगह वृक्ष काटने के विरोध में पर्यावरण प्रेमियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पेड़ों की जा रही अंधाधुंध कटाई रुकवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि जंक्शन में पिछले 2-3 वर्षों में एक तरफ पर्यावरण प्रेमी व प्रशासन शहर को हरा भरा करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को जब भी मौका मिलता है वे सरकारी भूमि से हरे भरे पेड़ों को काट रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार कुछ दिन पहले हाउसिंग बोर्ड के नजदीक जिला क्लब के अंदर इंदिरा वाटिका वार्ड संख्या 10 सहित अन्य जगहों पर लगातार पेड़ काटे गए। कई बार पुलिस प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी मौके पर भी पहुंचे, लेकिन पेड़ काटने वाले आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से पर्यावरण प्रेमी निराश हैं। पर्यावरण प्रेमियों ने बताया कि उनके द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग इस तरह पेड़ों को काट रहे हैं जो चिंता का विषय है। लिहाजा पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने व पेड़ों की कटाई रुकवाने की मांग की है। आज हम सभी पर्यावरण प्रेमी भाई श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन पेश करने आए हैं। लाल चौक से लेकर श्री करणी माता मार्ग पर सड़क बनाने की आड़ में कुछ पेड़ों को काट दिया गया। कुछ पेड़ों की परमिशन होने के बावजूद जिन पेड़ों की परमिशन नहीं भी थी, जो रोड से 15 से 20 फुट दूर तक थे, उनको भी काट दिया। और हम चाहते हैं कि प्रशासन शासन इनके खिलाफ सख्त से सख्त उचित कार्रवाई करे। जो भी विभाग ठेकेदार जो भी दोषी इसमें पाए जाए तब सख्त कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ संपर्क अभियान के तहत मंगलवार को जंक्शन में अलग अलग स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के नाम प्रधानमंत्री द्वारा लिखे गए पत्र का आमजन में वितरण किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे भाजपा बूथ संपर्क अभियान के तहत मंगलवार को जंक्शन की बूथ संख्या 63, 64, 67 एवं 68 में पूर्व जिला प्रवक्ता जसप्रीत सिंह जेपी के नेतृत्व में घर घर दुकान दुकान जाकर पिछले 1 साल में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किए गए जनहितकारी कार्यों के संदर्भ में विवरण पत्रों का वितरण किया गया। बूथ संपर्क अभियान में कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर जाकर नागरिकों को कोरोना जैसी महामारी से बचाव की भी जानकारी दी। जसप्रीत सिंह ने बताया कि बूथ संपर्क अभियान का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा आम जनता के लिए चलाई जा रही जनहित विभिन्न योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है, जिससे कि यह योजनाएं धरातल पर साकार हो सकें। इस मौके पर बख्शीश सिंह, सुनील सांसी, रवि कुमार, बलबीर कुमार, विशाल, सूरज, काला, नरेंद्र, मंगतराम, रितेश, विनोद कुमार, ज्योतराम सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ की ओर से वार्ड नंबर 2 बूथ संख्या 63, 64, 68 पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 2 वर्ष में पहला साल पूरा होने पर आज बूथ संपर्क अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हनुमानगढ़ जिले के सभी मंडलों में सभी बूथों पर यह कार्यक्रम जारी है। पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम चल रहा है। इसमें 1 साल में मोदी जी के द्वारा जो जनहित के कार्य किए गए हैं, जो विकास कार्य किए गए हैं, उनका प्रपत्र हमने आज आम नागरिकों को, दुकानदारों को, लोगों को घरों में जाकर वो बांटे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश हमने लोगों तक पहुंचाया है। तो आज ये कार्यक्रम हनुमानगढ़ में संपन्न।
लॉकडाउन के चलते लगभग 2.5 महीने बंद रहने के बाद आज एनएमपीजी कॉलेज के खेल मैदानों पर खिलाड़ी खेलों का अभ्यास करते नजर आए। इस दौरान खिलाड़ियों ने खेल मैदानों की साफ सफाई भी की। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप राज्य सरकार ने राज्य में पार्कों को भी आमजन के लिए खोल दिया है। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज में आज पार्क खोलने के बाद विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों द्वारा खेल मैदानों की साफ सफाई की गई। इस दौरान खिलाड़ियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लगभग 2.5 महीने बंद रहने के बाद खेल मैदान का घास काफी बढ़ गया था। खिलाड़ियों तथा स्वयंसेवकों ने आज खेल मैदानों की घास काटकर तथा पानी लगाकर उसकी साफ सफाई की। खिलाड़ियों के अनुसार फिलहाल बहुत ही कम संख्या में खिलाड़ी अभ्यास के लिए खेल मैदान पर आ रहे हैं। शीघ्र ही खिलाड़ियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक भी प्रातः सैर कर इम्यूनिटी बढ़ाने का सुझाव देते हैं। इसी के चलते आमजन को भी सुबह सैर के लिए खेल मैदानों पर आना चाहिए। एनएमपीजी कॉलेज फुटबॉल ग्राउंड के अंदर लॉकडाउन के दौरान बढ़ी हुई घास को काटने के लिए आज सभी खिलाड़ी एकत्रित हुए और साथ में इन्होंने प्रयास किया कि अपने खेलने में जो असुविधा हो रही है घास बड़ी होने के कारण इसे काटा जाए। और सभी ने मिलकर ये प्रयास करके और प्रिंसिपल साहब से और उनसे अनुमति लेकर और घास की कटाई की जा रही है आज। तो इसमें हम प्रिंसिपल साहब और इनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें सहयोग के लिए मशीनें दी और बच्चों का सहयोग रहा और अन्य हमारे सीनियर्स हैं उनके सहयोग से हम ये सब कर पा रहे हैं। ये हम जो घास काट रहे हैं आप पीछे देख रहे हैं, ये बहुत दिनों से जब लॉकडाउन था, जब यहाँ पे कोई ग्राउंड पे खेलता नहीं था, इसकी वजह से घास बढ़ चुकी है और जब यहाँ पे कोई घास काटने के लिए आ नहीं सकता, इसलिए वजह हम सारे प्लेयर एक साथ मिलकर इस घास काट रहे हैं। लॉकडाउन के कारण से ये बंद था, जब इसकी घास बहुत बड़ी हो चुकी है, अब इस पर खेलने में कोई परेशानी आ रही है, इसलिए हम सारे खिलाड़ी मिलकर ये कॉलेज की सहायता से जो ये घास बड़ी हो रखी है इसको कॉलेज ने मशीन दी था, पर इनके पास स्टाफ ने जो घास काट सके, इसलिए हम सारे प्लेयर मिलके आपस में करके सब घास काट रहे हैं और साफ कर रहे हैं इस ग्राउंड। और लॉकडाउन की वजह से यहाँ से वो जो खिलाड़ी जो ग्राउंड से जुड़े थे वो अब नहीं मिल रहे हैं, पर अब धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है वैसे वैसे अपने हमारे खिलाड़ी जुड़ते जा रहे हैं, ग्राउंड के वैसे वापस दिखता जा रहे हैं। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
टाउन में कॉलेज फाटक पर अंडरपास का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। रेलवे द्वारा करवाए जा रहे आरयूबी के निर्माण कार्य को लगभग 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। टाउन में कॉलेज फाटक पर अंडरपास निर्माण के लिए खुदाई का कार्य आरंभ हो गया है। 1.5 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले अंडरपास के लिए बॉक्स बनकर भी तैयार हो गए हैं। पहले तो इस भूमि पर ट्रांसफार्मर, विद्युत लाइन व नाला शिफ्ट नहीं होने के कारण कार्य ठप रहा। इसके बाद लॉकडाउन के कारण प्रोजेक्ट पर आगामी कार्रवाई नहीं हो पाई। अब जाकर अंडरपास का निर्माण कार्य आरंभ हुआ है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2018 में टाउन कॉलेज फाटक पर अंडरपास निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। करीब 8 माह में अंडरपास का निर्माण कार्य पूरा किया जाना था। 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस है। अंडरपास का निर्माण होने से कॉलेज फाटक के उस पार लगभग 25,000 लोगों की आबादी को इसका लाभ मिलेगा। अंडरपास की प्रस्तावित जगह पर पेयजल पाइपलाइन व गंदे पानी की निकासी के नाले को भी शिफ्ट किया जाना था। नगर परिषद करीब 7 लाख रुपए की लागत से पेयजल पाइपलाइन व 10 लाख की लागत से गंदे पानी की निकासी के लिए दूसरी जगह पर नाले का निर्माण करवा चुकी है। आरयूबी के निर्माण को लेकर पूर्व में संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा मांग की गई थी। संघर्ष समिति के प्रवक्ता प्रेम मंसल ने बताया कि टाउन के कॉलेज फाटक के उस पार NMPG कॉलेज के 4,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। NM लॉ कॉलेज के करीब 700 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा वार्ड 26 से लेकर 33 की 25,000 से अधिक आबादी अंडरपास के जरिए आ जा सकेगी। वर्तमान में ट्रेन की आवाजाही के दौरान कॉलेज फाटक बंद रहने से राहगीरों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। टाउन कॉलेज फाटक पर अंडरपास का निर्माण रेलवे की ओर से किया जा रहा है। रेलवे विभाग ने विधानसभा चुनाव से पहले निविदा करवाई थी और आचार संहिता लगने से 15 दिसंबर 2018 के करीब निर्माण कार्य शुरू किया गया था। मार्च के पहले सप्ताह में सीमेंट के सभी ब्लॉक बना दिए गए थे, लेकिन प्रस्तावित भूमि पर अड़चने आने के कारण खुदाई का कार्य शुरू नहीं हो पाया था। निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। रेलवे विभाग के IN अवधेश कुमार ने बताया कि करीब 1.5 करोड़ की लागत से आरयूबी का निर्माण कार्य रेलवे द्वारा करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य करीब 3 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। आरयूबी में पानी निकासी के लिए ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट भी बनवाया जाएगा। हनुमानगढ़ टाउन कॉलेज फाटक पर काफ़ी वर्षों से 10-12 वर्षों से पुरानी ये मांग जो चल रही है भी हमारे शहर को भी अंडरपास मिलना चाहिए। उसमें हमें एक अंडरपास अम्बेडकर कॉलोनी के पास स्वीकृत होकर पूर्ण हो चुका है और उसके बाद में एक SRM स्कूल के पास हुआ और तीसरा अंडरपास हमें ये कॉलेज रोड पे मिला है और ये इसके पूर्ण होने से हमें इधर नयावादी, इंदिरा कॉलोनी, पारिक कॉलोनी, अम्बेडकर कॉलोनी इन बस्तियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। कई बार इमरजेंसी के अंदर जब कॉलेज ये फाटक जब बंद होता था तो अस्पताल जाने में, बाज़ार जाने में, अन्य जगह जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब अंडरपास हो जाएगा तो आम पब्लिक को बड़ी सहूलियत होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये मंजूर किया गया है। इसमें संपूर्ण राशि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, इसलिए हम केंद्रीय सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। LC नंबर 6 पे इसको रिव्यू में बनाया जा रहा है। ये जो फाटक में जो दिक्कत आती है, अपने बार बार ट्रेनें आने की तरफ बंद होता है, उसके लिए आरयूबी सैंक्शन हुआ है। इसको 2017-18 में ही हो गया था और ये 17-18 के बाद इसमें बीच में जो यूटिलिटी थी अपनी नगर पालिका की, उनमें ये टाइम लगा थोड़ा सा। अब इसका लॉकडाउन के बाद अपने काम हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त तक ये आपका काम हो जाना चाहिए। विद रोड और पानी का जो भी निकासी का पूरा है, पूरा प्रबंध किया जाएगा। कोशिश करेंगे इसमें कवरिंग का भी आगे अगर होगा तो कवरिंग प्रोविज़न दे देंगे। लेंथ टोटल आपकी ये रहेगी 140 मीटर दोनों साइड मिला के और इसका साइज़ आपका है 4.5 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर चौड़ा। और इसकी जो टेंटेटिव डेट है और टेंटेटिव बजट है वो 1.5 करोड़ के अराउंड है। अगर टोटल इसको बना के पूरा जो कॉस्ट आ रहा है वो आपका 1.5 करोड़ है। इसकी निकासी के लिए इसमें एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाया जाएगा और उसको अंडरग्राउंड बोरिंग से उसको कनेक्ट भी किया जाएगा। प्लस पंपिंग अरेंजमेंट भी यहाँ परमानेंट करवा दिया जाएगा। इफ़ ज़्यादा कोई बरसात तो एकदम पूरा एरिया ही भर जाता है तो उस केस में अगर फेल हो जाता है तो पंपिंग वगैरह रहेगा और कवरिंग भी मोस्ट प्रोबेबली करवाई देंगे। सामान्य ट्रेनों में देखो एक्चुअली क्या अभी जो ट्रेनें हैं 10-12 पेयर तो अभी भी चलते हैं, लेकिन अभी भी 10-12 पेयर और आने वाले हैं। जितनी दिक्कत अभी है उससे ज़्यादा इन फ्यूचर 1 साल बाद 2 साल बाद ये ज़्यादा दिक्कत बढ़ती जानी है। सिटी का आरयूबी होता है, सिटी का फाटक होता है, वहाँ फाटक पे हमेशा दिक्कत रहती है क्योंकि वो हमेशा बंद रहता है और ट्रैफिक भी आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा है। इसका TBU भी बहुत ज़्यादा है। प्लस दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि रेलवे को मैन पावर का भी फ़ायदा होता है। ये सेफ्टी का पॉइंट भी बनता है। अगर ऊपर से हम ट्रैक को निकालते हैं कोई भी साधन कहीं ना कहीं गलती रहने का दिक्कत है, अंडरपास से अपने आप को निकल जाएगा, सेफ रहता है। ये सेफ्टी का साधन है। रचना के अनुसार शहर 2 भागों में बटा हुआ है। लगभग 30,000 के जनसंख्या लाइन के दक्षिण साइड में निवास करती है,
विभिन्न कॉलोनियाँ यहाँ नई कटी है, नया विस्तार भी इधर ही हो रहा है। 4000 की जनसंख्या वाला स्कूल कॉलेज और 1000 स्टूडेंट से लॉ कॉलेज, ये सारे इधर है। और बड़ी बात ये थी कि सारा बाजार लाइन के उत्तर साइड में, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, जितनी भी नागरिक सुविधाएं होती है, दमकल, सारी की सारी लाइन के उत्तर साइड में थी। और इधर से रेलवे का विस्तारीकरण को देखते हुए, रेलवे की भविष्य योजना का अध्ययन करते हुए हम लोगों ने आज से 10 साल पहले ये तय किया था कि हम लोगों को एक अंडरपास की मांग करनी चाहिए, ताकि क्योंकि रेलवे का एक ही फाटक है जिससे हम आ जा सकते हैं, उस फाटक पर हमेशा से बंद रहता है, इसलिए जनता को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। और जैसे जैसे अब रेलवे बढ़ रही है तो और भीड़ बढ़ेगी। तब फिर हमने एक संघर्ष समिति बनाई। संघर्ष समिति ने संघर्ष किया। उस समय कांग्रेस का राज था, लेकिन उस समय के सांसद साहब ने और विधायक साहब ने कोई सहयोग उस समय नहीं किया। उसके बाद राज पलट गया, भाजपा का राज आ गया, तो डॉक्टर राम प्रताप ने आश्वासन दिया कि मैं इसको बना दूंगा। उन्होंने अपने राज्य में इसको मंजूर करवाया और फिर बन गया। फिर राज पलट गया तो कांग्रेस का राज आने पर इसके जो नगर पालिका के साथ जो कार्य रह गए थे वो धीरे धीरे, लेकिन मैं नगर पालिका को भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कर दिए पूरे। और डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद दूंगा और इलाके की जनता को भी बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उस समय संघर्ष उस समय ये हुआ कि इस रेलवे फाटक से लेकर के हम लोग कलेक्ट्रेट तक पैदल गए थे। आज संघर्ष हमारा फलीभूत हो गया और मुझे लगता है कि जल्दी ही जनता को सुविधा मिल जाएगी। गांव मक्कासर के नजदीक हाईवे पर सड़क क्रॉस करते समय बोलेरो की टक्कर लगने से 17 वर्षीय किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई। आज मंगलवार को पुलिस ने किशोरी के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। गांव मक्कासर के नजदीक हाईवे पर बने ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक श्रमिक की 17 वर्षीय बेटी रोड क्रॉस करते समय हादसे का शिकार हो गई। सड़क पार करते समय बोलेरो की टक्कर लगने से 17 वर्षीय किशोरी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक किशोरी की पहचान फरुखाबाद निवासी पूनम पुत्री प्रमोद कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आज सुबह मृतक किशोरी के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। इस संदर्भ में पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सुबह 9:53 पर थाने पर रिपोर्ट आई थी कि रुकमणी तो जो पड़ता है अपने मक्कासर के पास, वहाँ लेबर है फारुखाबाद की। तो लेबर में लड़की है पूनम नाम की, उसके फादर का नाम है प्रमोद कुमार। ये तो रोड क्रॉस कर रही थी सोच के लिए, अचानक बोलेरो गाड़ी अज्ञात बोलेरो रंग की टक्कर मार दी, जिससे वो मौके पर मौत हो गई, जिसको आज पोस्टमार्टम करवाया गया और वाइस को बाद पोस्टमार्टम बोलेरो गाड़ी है जारी। मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की टंकण परीक्षा आयोजित करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान राज्य मंत्रालय के कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने मंगलवार को मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की टंकन परीक्षा आयोजित करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा। संघ के सदस्यों ने बताया कि प्रमुख प्रशासन सचिव के आदेशानुसार पूर्व नियुक्त मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति के प्रकरण में दिशा निर्देश जारी करते हुए शिथिलता प्रदान की गई थी। इसके तहत जून 2020 के अंत तक 2 बार मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्त कार्मिकों हेतु टंकन परीक्षा का आयोजन करवाया जाना था, लेकिन देशव्यापी लॉकडाउन के चलते परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया है। संघ सदस्यों ने ज्ञापन सौंप जून में टंकन परीक्षा आयोजित करवाते हुए मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को परिलाभ दिलवाने की मांग की है। आज राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के द्वारा मृत राज्य कर्मचारियों की टंकन परीक्षा आयोजित करने के संबंध में शनिवार जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ को एक ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमारी ये मांग है कि 30 जून तक जो है जिला स्तर पर मंत्रालय कर्मचारियों की मृत राज्य कर्मचारी जिनकी नियुक्ति हुई है उनको कहती हुई हमने अवगत कराया कि 30 जून तक ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा इनको 30 जून तक दो बार जो है परीक्षा आयोजित करने का आदेश 12/2019 को यह आदेश दिया गया था। उसके तहत ये सम्मान परीक्षा आयोजित कराई गई।
बीती रात टाउन की टीबी रोड स्थित एक वैरायटी स्टोर से कुछ अज्ञात चोर नकदी व अन्य सामान चुरा ले गए। इस संदर्भ में दुकान मालिक ने टाउन थाना में परिवाद दर्ज करवाया है। बीती रात कुछ अज्ञात चोर टाउन की टीबी रोड स्थित एक वैरायटी स्टोर में घुस गए। दुकान पर तालाबंदी होने के कारण चोरों ने छत में पाड़ लगाकर प्रवेश कर नकदी और अन्य सामान चुरा लिया। दुकान के मालिक अशोक सिंधी ने बताया कि वह आज सुबह जब दुकान पर आया तो शटर पर ताले जड़े हुए थे। जैसे उसने दुकान खोली तो अंदर लाइटें ऑन थी और दुकान में सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। गले से करीब 7,000 रुपए नकदी गायब थी। इसके अलावा दुकान में पड़े सोने के आभूषण व अन्य सामान भी गायब था। दुकान मालिक ने बताया कि चोर छत के रास्ते से गेट तोड़कर दुकान में घुसे थे। इस संदर्भ में दुकान मालिक ने टाउन थाना में परिवाद दर्ज करवाया है। रात को जब मैंने सुबह दुकान खोली थी तो शटर के ताले सही थे। तो दुकान से अंदर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और ऊपर पेड़ी के गेट से आए हुए थे अज्ञात व्यक्ति। मेरे को पता नहीं कौन था कौन नहीं था। और सामान जो कैश था मेरा लगभग 6-7 हज़ार रुपये कैश था, वो कैश भी नहीं है। और 3 पायल की जोड़ी थी, 2 सोने के तबीज थे, वो भी यहाँ पे नहीं है। सारा सामान खिंडा पड़ा था, बिखरा हुआ पड़ा था। और मेरी दुकानदारी के लिए जो सिगरेट वगैरह ले आई हुई थी, वो सिगरेट वगैरह भी 50-60 डब्बी वो है नहीं मेरे पास यहाँ पे। तो वो सामान मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। मोहल्ले में होती है कि उसमें मेरे को मतलब नहीं है। मेले में कुछ भी होता हो उसमें मेरे को मतलब नहीं है। मेरी चोरी पहले नहीं हुई, मेरी चोरी पहली बार हुई है। और वो ऊपर के गेट से, पेड़ियों के गेट से आए हुए हैं। हाँ, परिवार दर्ज करवाया है। दर्शन सिंह जी आए थे, मौका मुआयना कर गए थे और मैंने एप्लीकेशन दे दी है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।